देखिए सीआरपीसी में आपका चैप्टर 35 चल रहा था और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। पिछली बार भी आपका बना था एपीओ में भी, और जे में भी क्वेश्चन बनने का एक चांस रहता है। हमने बताया था कि कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक ऐसे रहते हैं जो क्षम्य हैं, और कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक ऐसे हैं जो अक्षम्य हैं। यानी कि इसको जो क्षम्य है उसको लीगल भाषा में हम कहेंगे कि वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती। यानी कि वे गलतियां जो मजिस्ट्रेट किया है, सद्भावना पूर्वक किया है, लेकिन कार्यवाही अवैध नहीं होगी अर्थात वैध होगी। उन गलतियों की लिस्ट दी गई है 460 में, और वे गलतियां जो मजिस्ट्रेट ने की हैं वह क्षम्य नहीं बल्कि अक्षम्य है। यानी कि ये वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित कर देगी, उसकी लिस्ट एक दी गई है आपका 461 में। तो पहले तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनता है, और सेक्शन वाइज ये क्वेश्चन बनता है कि वे अनियमितताएं कहाँ दी गई हैं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 460 मार्क कराना है, 460 बताया गया था। और अगर ये क्वेश्चन आ गया कि वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं किस सेक्शन में, तो 461। तो पहले हैं कार्यवाही वैध और दूसरे पर है कार्यवाही अवैध। अगर वैध अवैध न दे तो शून्य देखिएगा, यानी कि आपका 460 में वैध और 461 में शून्य। लेकिन पहली वरीयता बेयर एक्ट को दीजिएगा कि आपका कार्यवाही दूषित होगी कि नहीं होगी। अगर ये शब्द न रहे ऑप्शन में तब वैध और शून्य देखिएगा, क्योंकि जो एपीओ में आया वह दूषित वाला शब्द आया ही नहीं था। आपका अवैध अविधिमान्य शून्य दिया था, तो वहाँ तो आप शून्य मार कर आइए। लेकिन अगर दे दे लीगल भाषा तो दूषित नहीं करेगी और दूषित करेगी। तो दूषित नहीं करेगी तो 460, और दूषित करेगी तो 461। अब ये समस्या ये आई कि आखिर वो कौन कौन सी कार्यवाही है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं या करती है। तो आपका कर्तव्य है कि ये लिस्ट घर पर जाकर क्या करिए, याद करिए। लेकिन जो अब तक पूछा गया क्वेश्चन वो मैं बता सकता हूँ, पूरा लिस्ट बताना इस समय संभव नहीं है। मैं बता दूँ, आपका जो लिस्ट बना है वह आपका कह सकते हैं, एक बना है क्षमादान की लिस्ट, कि जो मजिस्ट्रेट किसी सह अपराधी को क्षमादान देने के लिए सक्षम नहीं है, अगर सीआरपीसी की धारा 306 के तहत क्षमादान दे देता है तो ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये अनियमितता 460 में दी गई है आपका, कि धारा 306 के अधीन क्षमादान करना। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वह कॉग्निजेंस पर बनता है, संज्ञान पर बनता है। अच्छा क्वेश्चन 190(1)(a) और बी, यानी कि परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया है तो वह अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। लेकिन अगर सुमोटो से अधिकारता न रहते हुए संज्ञान लिया गया है 190(1)(c), तब ये कार्यवाही को क्या करेगी? दूषित। इसके बाद मेंटेनेंस वाला क्वेश्चन आता है, कि भरण पोषण का आदेश वाला भी क्वेश्चन आता है। 125 के तहत मेंटेनेंस का आदेश केवल और केवल दिया गया है फर्स्ट क्लास, अगर अन्य कोई मजिस्ट्रेट देता अधिकारता नहीं है तो वह कार्यवाही वह अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी, क्योंकि इसकी लिस्ट कहाँ दी गई है? 461। और तो पढ़ना ही है भाई, अंदर से पूछ ले तो उसका उपाय ये है कि आप लिस्ट को क्या करिए, याद। और कोई हमारे पास इतना कम समय में उपाय नहीं है।
लेकिन जो साधारण क्वेश्चन बन सकता है, जो बने हैं वो हम जरूर बता दिए। इसके बाद 400 आपका आ जाइए, 462 देखा जाए, गलत स्थान में कार्यवाही, ये भी एक बार एपीओ में आया है, जे में तो नहीं। यानी कि आपका मान लीजिए कि जांच या विचारण प्रयागराज में होना चाहिए और हो गया बनारस में, यानी कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा आपका चलना चाहिए कानूनन प्रयागराज में, और चल कहाँ गया, आपका बनारस में। तो गलत स्थान में कार्यवाही हो गई। इसका प्रभाव क्या होगा, तो बस एक लाइन याद रखना है, ये कार्यवाही शून्य या अपात्र तभी की जाएगी या अवैध तभी होगी, या ये गलती आपका कार्यवाही को दूषित तभी करेगी जब इस गलती के कारण आपका कह सकते हैं कि न्याय न हो पाया हो, वस्तुतः न्याय न हो पाया हो। तो बस एक शब्द याद रखना है, ज़्यादा नहीं। अगर अभियुक्त के प्रति गलत स्थान में कार्यवाही के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया हो, एक्चुअल में जस्टिस नहीं हो पाया हो, तो ये गलती अक्षम्य है। अगर न्याय हुआ है तो ये गलती क्षम्य है। इसी आधार पर निर्धारित किया जाएगा, वस्तुतः न्याय न हो पाना। इसके बाद आपका जो 462 के बाद जो धारा है आपका 463, धारा 164 या 281 के उपबंधों का अनुपालन। अनुपालन का मतलब ये हुआ कि पालन नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 164 बताया जाएगा, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट ने या महानगर मजिस्ट्रेट ने कोई कन्फेशन लिखा, स्टेटमेंट लिखा, यानी कि संस्कृति या कथन लिखा, और जो धारा 164 या 281 में प्रक्रिया है उसका उल्लंघन करके लिखा, तो ऐसी दशा में उसका क्या परिणाम होगा, तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि आपका परिणाम दिया गया है 463 में, और 164 का आपका गलती का प्रभाव भी। तो देखिए, अगर गलती के कारण मेरिट पर प्रभाव पड़ रहा है तो गलती अक्षम्य है। जैसे एक उदाहरण, यहाँ एक केस याद रखिएगा, सिंघाड़ा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है, जो आपका उत्तराखंड में पूछा गया था। लिखिए उसको, कहीं बैरक पर ही लिख लीजिए, सिंघाड़ा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसको पुनः धारा को हम बताएंगे डिटेल में जब 164 चलेगी, क्योंकि एक साथ कोरिलेट करके हमें बताना है। तीन धाराएं 164, 281 और 463। लेकिन केस जरूर याद रखिए, सिंघाड़ा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें कहा गया कि 164 में चेतावनी देनी रहती है, 3 चेतावनी देनी रहती है। पहला कि अभियुक्त बाध्य नहीं है संस्कृति करने के लिए, दूसरा स्वेच्छा से करे, और तीसरा जो कन्फेशन करेगा आगे चलकर उसके खिलाफ एविडेंस में वह प्रयोग होगा। तो चेतावनी दिए बिना अगर कन्फेशन करा लिया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा तो वह कन्फेशन अवैध होगा, यानी कि शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये किस केस में कहा गया, सिंघाड़ा सिंह। तो क्वेश्चन ये बना उत्तराखंड में कि सिंघाड़ा सिंह का जो केस है ये किससे रिलेटेड है, संस्वीकृति से। एविडेंस की धारा जोड़ लीजिएगा 29, एविडेंस की धारा जोड़ लीजिए, सीआरपीसी की धारा 463, 162 जोड़ना है। लेकिन एविडेंस में पूछा गया था ये केस, एविडेंस की धारा अगर पूछ ले तो उसको लिख लीजिए, कौन सी धारा है, 29। उत्तराखंड में आ चुका है, हो सकता है रिपीट कर दे उत्तर प्रदेश में भी। इसके बाद आपका 464 भी आगे हम बताएंगे, आरोप विरचित न करने या गलती का प्रभाव। लेकिन अब 465 देखिए, निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने के योग्य होगा। इस धारा को जब भी पढ़िए
तो आप सीपीसी की शुद्ध रूप से सिविल मामलों में यही नियम सीपीसी की धारा 99 में है। देखिए इसको आपका कह सकते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है। जो महत्वपूर्ण बात इसमें पूछी गई है यूपी एपीओ में, जे में तो कम पूछी गई है। आपका एपीओ में जो क्वेश्चन आया है वह आपका जो आया है कि एक न्यायाधीश है, निर्णय सुना दिया लेकिन साइन ही भूल गया या साइन छूट गया, तो यह अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी कि नहीं? नहीं करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी गलती नहीं है साइन। तो किस धारा में ये क्षम्य होगा? आपका 465। किस धारा में? सीआरपीसी की धारा 465। क्या निर्णय उलट दिया जाएगा? साइन नहीं किया तो नहीं। समन जारी हुआ, मुद्रा ही नहीं लगी है। वारंट जारी हुआ, मुद्रा ही न लगी है आपका, या साइन ही छूट गया है, मुद्रा लगी है, तो ऐसी दशा में इतनी बड़ी गलतियां नहीं है कि इसे आपका कह सकते हैं कि अक्षम्य न बनाया जाए। ये सभी गलतियां क्या की गई हैं? क्षम यानी कि छोटी छोटी जो गलतियां हैं, यानी कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, तुच्छ बातों को क्षम्य किया गया है। आईपीसी में कौन सी धारा? 95। आईपीसी भी विधि तुच्छ पिछली बार आया भी था, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। अब छोटे छोटे मामलों पर आप लोग भी, अब कौन क्या कहा क्या नहीं कहा, इतना दिन से क्या कोदो बो रहे इलाहाबाद में क्या कर रहे हो, इस पर ध्यान देंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी कि समाज के सभी, आपका मैं बता दूं पढ़ाई के लिए भी, समाज के सभी तानों को सहते हुए आगे बढ़ना रहता है। ये नहीं कि ताना कोई दे दे तो उसी ताने को लेकर बैठ जाइए, किसने ये कहा, उसको थोड़ा इग्नोर करना भी सीखिए आपका, क्योंकि अभी आपको जीवन बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। तो भाई ताना दिया जाता है। 466 आ जाइए। त्रुटि या गलती के कारण कुर्की अवैध नहीं होगी। आपका अगर कोई गलती हो गई कुर्की में प्रक्रिया में, तो क्या आगे देखिए, इसके बाद अध्याय 36 से एक क्वेश्चन आता है। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, यानी कि लिमिटेशन पीरियड, यानी कि समय सीमा आपका, तो इसमें से 467 से लेकर आपका जो धाराएं दी गई हैं आपका 473 तक। हाँ, पिछली बार 474 से भी आया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, थोड़ा मॉडल पर आप सतर्क रहेंगे। फिर अगले अध्याय से भी क्वेश्चन बना है सीआरपीसी में, वो भी हम बताएंगे। लेकिन आपका कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा काल, लिमिटेशन पीरियड, या समय सीमा कहिए, या मर्यादा काल, ना है तो लिख लीजिए मर्यादा काल भी कहा जाता है। तो मर्यादा काल कहाँ दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा अध्याय 36 में। धारा भी याद रखिए, आपका 467 से लेकर कहाँ तक? 473। देखिए मर्यादा काल का मतलब क्या हुआ। देखिए आपका सतर्क रहना है आपका, कि संज्ञान पहले समझिए, क्योंकि कांग्निजेंस का ही लिमिटेशन पीरियड दिया है। जब भी आप, एक तो कानून बना है मर्यादा काल के लिए कि आपका लिमिटेशन एक्ट 1963, उसमें कुछ मुकदमों, कुछ अपीलों इत्यादि के लिए आप कितने समय के अंदर कोर्ट में जाएंगे ये बताया गया है। जहाँ तक आपराधिक मामलों की बात है, आपराधिक मामलों में जो खतरनाक अपराध हैं, यानी कि जो गंभीर अपराध हैं,
उसके लिए कानून ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद भी मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन कुछ छोटे छोटे अपराध हैं, उनके लिए कानून ने समय सीमा निर्धारित जरूर की है, और आपका इसलिए की है कि आप समय के अंदर कोर्ट का दरवाज़ा क्या करिए, खटखटा लीजिए। आपका दूसरा, संज्ञान कांग्निजेंस का मतलब होता है अवगत होना। संज्ञान सामान्यतः लिया जाता है 190 के तहत फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जनरली 3 में से किसी एक आधार पर, या तो परिवाद पर, या पुलिस रिपोर्ट पर, या स्वयं के ज्ञान या अन्यथा। संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। फिर एपीओ में पूछा कि कांग्निजेंस या संज्ञान को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो कहीं परिभाषित नहीं किया गया। संज्ञान से ही प्रथम न्यायिक कार्यवाही शुरू होती है। ये नेचर इसका क्या है, जांच का। तो प्रथम न्यायिक कार्यवाही पूछ सकता है कहाँ से शुरू होती है, संज्ञान से। इसका नेचर किसका है, इंक्वायरी का। अब संज्ञान के लिए परिसीमा काल, तो देखिए आपका धारा 467 आपका इस अध्याय परिभाषा दी गई है। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिसीमा काल से, लिमिटेशन पीरियड यानी कि मर्यादा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 468 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत हैं, तो तुरंत आपका देख लेना है। देखिए कुछ आपका आर्थिक अपराध हैं जहाँ की यह अध्याय लागू नहीं होगा। अब उन कानूनों को आपका 20 कानून किताब में दिए हैं जहाँ की ये जो अध्याय है अप्लाई नहीं होगा। तो 467 में परिभाषा, 468 से ही क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। देखिए मॉडल, देखिए एक लिस्ट बना लीजिए, बनाएंगे तो यदि कोई अपराध केवल और केवल जुर्माने से दंड है तो संज्ञान की समय सीमा 6 मास होगी। याद रखे रहिए। अगर किसी अपराध में 1 वर्ष से अनधिक का दंड है, यानी कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम का कारावास का दंड है, तो उस अपराध के लिए संज्ञान की समय सीमा 1 ईयर होगी। और अगर किसी अपराध के लिए 1 से अधिक दंड है लेकिन 3 वर्ष तक के बीच में है, 3 वर्ष तक, तो उसके संज्ञान की समय सीमा कितनी होगी, 3 वर्ष। अब क्वेश्चन का मॉडल आइए। क्वेश्चन का मॉडल, अब दंड की मात्रा पर गौर करिएगा। मैं 3 मॉडल बता रहा हूँ। पहला आपका हम बता रहे हैं आईपीसी की धारा 290 न्यूसेंस के मामले में अवशिष्ट प्रावधान करती है आपका। तो 290 में पहले हम सजा देखेंगे, 200 रुपया जुर्माना। कई बार एपीओजे में आया है कि 290 आईपीसी में कितनी सजा है, तो 200 रुपया जुर्माना। अब क्वेश्चन इस पर अटैक करिए कि आईपीसी की धारा 290 का संज्ञान की समय सीमा बताइए। तो 468 धारा कहती है कि अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो कितने दिनों में संज्ञान ले लेना चाहिए, 6 माह। तो उसमें 290 स्पेशल आ जाए तो कितने माह मारेंगे संज्ञान की समय सीमा, 6 माह। अब थोड़ा मानहानि पर आइए, जो पूछा गया क्वेश्चन, डिफमेशन। मानहानि की परिभाषा, डिफमेशन मानहानि की परिभाषा 499 में दी गई है और दंड आपका 500, 501 और 502 में। अधिकतम सजा सादा कारावास 2 वर्ष तक का है। अब आप लोग बताइए, 2 वर्ष तक की अधिकतम सजा है तो इस लिस्ट में किस में आएगा, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में? तो अगर 1 साल से अधिक की सजा है लेकिन कितने तक, 3 साल, तो संज्ञान अधिकतम कितने दिनों में लिया जा सकता है, 3 वर्ष में।
तो मानहानि के मामलों में संज्ञान की समय सीमा कितनी हो गई? 3 वर्ष। भाई ऐसे निकालना है। अब आपराधिक दुर्विनियोग आ जाइए आपका 403, आपराधिक दुर्विनियोग 403, आपराधिक दुर्विनियोग में ही 2 साल ही दंड का प्रावधान है। तो आप लोग बताइए किस में आएगा, किस क्लाज में? तीसरे में। तो आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में संज्ञान की समय सीमा कितनी हो जाएगी? 3 साल, क्योंकि जिस अपराध में 1 साल से अधिक का या 3 वर्ष या उससे कम का दंड है, उसमें संज्ञान की समय सीमा कितनी मार कर आएंगे? 3 वर्ष। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जिन अपराधों में 3 वर्ष से अधिक का दंड है उसमें संज्ञान की समय सीमा क्या होगी? तो कोई संज्ञान की समय सीमा नहीं है। याद करके जाइए, 3 वर्ष से अधिक की सजा जैसे ही किसी अपराध में है तो 10 साल बाद भी संज्ञान लिया जाएगा, 20 साल बाद, 30 साल बाद, कोई उसका आपका पुरसाहाल नहीं है, यानी कि कोई संज्ञान की समय सीमा नहीं। ये भी पूछा गया है आपका बार काउंसिल में भी और इसमें भी, जे में भी, कि 3 वर्ष अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों की संज्ञान की समय सीमा कानूनन कोई सीमा निर्धारित नहीं करता। इसके बाद 468 हो गया। इसके बाद आइए आपका जो अगली धारा पूछी जाती है आपका 469, परिसीमा काल का प्रारंभ कब होगा? तो परिसीमा काल का प्रारंभ तो सामान्यतः अपराध की तारीख से होगा, लेकिन पता ही नहीं है कि अपराध कब हुआ। तो जब अपराध का पता लगता है तब से 3 साल, और अपराधी का पता नहीं है तो जब अपराधी का क्या लगता है पता। लेकिन सामान्यतः कब से शुरू होगा? जिस दिन अपराध हुआ था। नहीं पता है तब जिस दिन पता लगे। अभियुक्त का पता नहीं है तो जिस दिन अभियुक्त का क्या लगे पता, उस दिन से कितना गिना जाएगा? 3 साल, 1 साल और 6 माह। इसके बाद 470, कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन, यानी कि बीच में समय माइनस कर दिया जाएगा, जैसे कि आपका न्यायालय के आदेश द्वारा या सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी और मामला पेंडिंग है, तो जितना दिन पेंडिंग रहेगा क्या किया जाएगा? आपका उतना दिन समय चलता रहेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा। इसके बाद 471 ज़्यादा पूछा जाती है। 471 और 72 ये ज़्यादा पूछी जाती हैं, थोड़ा सतर्क रहना है भाई। जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। अब आइए एक उदाहरण। मान लीजिए कि जिस तारीख को संज्ञान की लास्ट डेट है रविवार पड़ गया और न्यायालय बंद था, तो संज्ञान क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा, 10 दिन बाद लिया जाएगा। और जिस दिन पुनः खुलता है उस दिन लिया जाएगा। 4 ऑप्शन देगा, तो क्या मार कर आएंगे? जिस दिन क्या करता है, पुनः खुलता है, उस दिन लिया जाएगा। अगर 10 दिन की छुट्टी हो गई तब 11वें दिन 10 दिन माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 20 दिन की छुट्टी हो गई तो कितना दिन? 21वें दिन। एक दिन भी बचा है, जैसे कि मान लीजिए शनिवार और रवि, शनिवार को लास्ट तारीख थी, 3 साल बीतने वाला था, और शनिवार को भी छुट्टी, रविवार को भी छुट्टी, तो जिस दिन न्यायालय क्या करे? पुनः खुले। तो कब पुनः खुलेगा? सोमवार को। तो संज्ञान कब लिया जाएगा? सोमवार को। आपका देखिए धारा 472, चालू रहने वाले अपराधों की दशा में संज्ञान, तो जब तक वह चालू रहता है, कंटिन्यू रहता है, तब तक आपका नए एक प्रत्येक क्षण एक नया परिसीमा काल चलता रहता है। सबसे अच्छा उदाहरण सदोष परिरोध का है, 340 आईपीसी का, कि जब तक बंदी व्यक्ति है, अगर 10 दिन बंदी है तो आपका प्रतिदिन से एक नया परिसीमा काल शुरू हो रहा है। 10 दिन तक बंदी रहा तो जो लास्ट दिन छूटा है वहाँ से लास्ट गिनती होगी, 3 साल या जो भी गिनती है। इसके बाद 473, आपका सब कुछ विफल कर दीजिए कारण दर्शाकर, यानी कि समय बीतने के बाद भी मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है। बस ये है
कि आपका विलंब का क्या दे दिया गया हो कारण, तो जो 3 साल के अंदर हम नहीं ले आ पाए, ये कारण था। तो विलंब का कारण दिखा दिए तो सभी धाराएं क्या हो जाएंगी, विफल, कोई उपाय नहीं है। अब आइए अगला अध्याय चलिए, इतना में आ जाएगा। अध्याय 37 लास्ट अध्याय है, इसमें आपका मिसलेनियस है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। आपका पहले तो 474 बन जाता है। पिछली बार आपका बना था आपका जे में और 474 से कि उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण कहाँ दिया गया है। यही क्वेश्चन सेक्शन बना था, अंडरलाइन करिए, अभी टेक्निकल हम बताएंगे दो चार। तो उच्च न्यायालय के समक्ष अगर ट्रायल पूछ ले तो आप मारेंगे, अगर रिपीट करता है तो 474। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है कि जब उच्च न्यायालय विचारण करता है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाता है, तो जो प्रक्रिया कौन अपनाता है, सत्य न्यायालय। यही याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ सेशन जो ट्रायल की प्रक्रिया अपनाता है वही सामान्यतः कौन अपनाएगा, हाई कोर्ट। ये याद रखना है। तो सत्य न्यायालय सामान्यतः अध्याय 18 में विचारण की प्रक्रिया है 225 से 237 तक। और जब हाई कोर्ट आपका कह सकते हैं विचारण करेगा तो यही प्रक्रिया क्या करेगा, अपनाएगा। ये क्वेश्चन नया बन सकता है, बना भी एमपी में आपका। ठीक है, यूपी में तो केवल सेक्शन पूछा, लेकिन अंदर तक याद रखना है। अब हाई कोर्ट के बारे में जब भी आप पढ़िए तो आपका 4-5 कम से कम धाराएं सीआरपीसी की याद रखनी पड़ेगी। पहली धारा याद करनी पड़ेगी, धारा 6, कि हाई कोर्ट दंड न्यायालय है कि नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना सीआरपीसी के तहत नहीं बल्कि हमारे संविधान के तहत होती है। तो हाई कोर्ट की स्थापना 216 में है, याद रखिएगा। अभी बताया गया कि हाई कोर्ट की स्थापना और गठन, तो प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और उतने जज और होंगे जितना राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना क्या समझे आवश्यक। तो हाई कोर्ट सीआरपीसी के तहत गठित नहीं होता, किसके तहत होता है, और दंड न्यायालय है ये सीआरपीसी के तहत नहीं गठित है बल्कि किसके तहत, संविधान के तहत। तो क्वेश्चन ये बना है आपका कि सबसे बड़ा भारत का दंड न्यायालय पूछे तो सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा दंड न्यायालय राज्य का दे दे तो हाई कोर्ट, लेकिन सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट तो कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन आपका दिया रहेगा कि सीआरपीसी के तहत गठित, तो गठित यानी कि संविधान नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तब तो भाई सत्य न्यायालय मार कर आएंगे। लेकिन ऐसे दे दे कि सब राज्य का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय, तब आपका हाई कोर्ट, भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट है कि नहीं, इसके लिए धारा 26 काम करेगी। उच्च न्यायालय किसी भी विधि में दिए गए किसी भी अपराध का विचारण करने की क्षमता रखता है, नाम उम की आवश्यकता नहीं है कहीं। अब विचारण करेगा तो क्या प्रक्रिया अपनाएगा, तो 474 कहती है कि वही प्रक्रिया अपनाएगा जो जिले का कौन अपनाता है, सत्य न्यायालय। तो विचारण कर ही लिया तो दंड कितना दे सकता है आपका, ये बात जाएगी सीआरपीसी की धारा 28 में कि हाई कोर्ट कितनी सजा दे सकता है, विधि द्वारा विहित कोई भी दंडादेश, मृत्यु दंड भी दे सकता है। अब यही लोग गलत करके आते हैं। फिर एक बार देखिए मृत्यु दंड पर, अगर सत्य न्यायालय मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा होनी अनिवार्य है, लेकिन हाई कोर्ट देता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि होना अनिवार्य नहीं है। याद किए रहिएगा, हाई कोर्ट दे दे तो कई लोग पुष्टि करा देते हैं सुप्रीम कोर्ट, जरूरी नहीं है कि आप जाएं, हाई कोर्ट पर्याप्त है, कहीं किसी पुष्टि या ओके की आवश्यकता नहीं।
अब ये ना कह दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड दे तो राष्ट्रपति द्वारा पुष्टि होनी चाहिए। अगर आप अपील में नहीं गए, 90 दिन बीत गया तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। जब हाई कोर्ट दे दिया फैसला, अपील में चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तब रुका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखा तो राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं, जाकर गुहार लगाइए अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास और 72 के तहत राष्ट्रपति। लेकिन जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक लटकाया फांसी पर। जैसे ही खारिज हुआ तो फिर रात में सुप्रीम कोर्ट जाइए, राष्ट्रपति के चुना आदेश को चुनौती दीजिए, और रात में 3-4 बजे सुप्रीम कोर्ट आपकी आज का खारिज, तो 5 बजे जल्लाद क्या करेगा? और जल्लाद भी बच जाएगा। 78 आईपीसी की कौन सी धारा, और न्यायाधीश जो दिया है 77, दोनों याद रखिए। न्यायाधीश जो दिया है सजा 77 और जल्लाद जो लटका दिया 78, तो 474 आपका देखिए। उच्च न्यायालय के सभी धाराएं बता दी गई। एक लाइन, जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा धारा 407 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है, तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका सत्र न्यायालय अनुसरण करता है। यदि उसके द्वारा उस मामले का विचारण किया जाता है तो सत्र न्यायालय वाला प्रक्रिया अपनाएगा हाई कोर्ट। लेकिन एक धारा अपवाद है जिसमें ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, कौन सी? 407। इसके बाद 475, सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान अफसर को सौंपा जाना। यानी कि अगर सैनिक भगोड़ा हो गया या सेना का कोई व्यक्ति अपराध किया है, भाग गया है, पुलिस पकड़ रही है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर रही हैं, तो मजिस्ट्रेट ये आदेश देंगे कि इसको सेना के कमांडिंग अफसर को सौंप दिया जाए, क्योंकि यहाँ मुकदमा न चल के मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। यानी कि इसके खिलाफ क्या होगा? सैन्य विधि के तहत मुकदमा चलेगा। तो किसको सौंप दिया जाए? इसके बाद 477 आता है, उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति। उच्च न्यायालय नियम बनाता है। सीआरपीसी की किस धारा के तहत? एक लाइन, 477, किसकी पूर्व मंजूरी से? राज्य सरकार। एक लाइन याद रखिएगा, किसकी पूर्व मंजूरी से? राज्य सरकार। इसके बाद पूछा जाता है जो 479 नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। 479 धारा जरूर याद रखिएगा, 474 के बाद जो कंपटीशन के लिए, कि अगर कोई न्यायाधीश किसी मामले में पर्सनल रूप से इंटरेस्टेड है, उसका व्यक्तिगत हित है, तो सामान्यतः वह उस मामले को न सुने, लेकिन किसकी इजाज़त से वह मामले को सुन सकता है। यही क्वेश्चन गलत होता है। अपील न्यायालय, किसके न्यायालय की इजाज़त से? देखिए आपका 121 एविडेंस में बताइए। तो अगर न्यायाधीश कोई मामला न्यायाधीश के नाते जान लिया या अपने आचरण के बारे में विवश नहीं किया जाएगा, अन्य बातों के बारे में विवश किया जाएगा, तो किसके द्वारा वह विवश किया जा सकेगा? तो जिसके वह अधीनस्थ हैं। भाई सतर्क रहिए। 121 एविडेंस में कि कौन विवश कर सकता है विशेष आदेश द्वारा? जिसके वह क्या है? अधीनस्थ। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग मारिएगा, यहाँ अधीनस्थ और हाई कोर्ट ना मार दीजिएगा। गलती होती है 99% लोगों से। यहाँ यहाँ अपील न्यायालय मारना है कि अगर मजिस्ट्रेट किसी मामले में पर्सनल रूप से इंटरेस्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप मामला न सुनिए। लेकिन किसकी इजाज़त से वह सुन सकता है? तो 4 ऑप्शन देगा। हाई कोर्ट की इजाज़त से, जिसके वह अधीनस्थ हैं, जिसके अपील न्यायालय की इजाज़त से, मैंने जिसके यहाँ अपील होती है इनके निर्णय की, इनमें से कोई राज्य सरकार की इजाज़त से। तो आपको एक ही शब्द देखना है, किसकी इजाज़त? अपील। यही क्वेश्चन एविडेंस में आ जाए विवश तो अधीनस्थ न्यायालय, यही क्वेश्चन सीआरपीसी में आ जाए हितबद्धता। तो आपका पूछा गया था कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत का इंटरव्यू में लोग बता नहीं पाए 479। तो 479 अच्छे से याद करना है।
कल बताएंगे हम इसको, क्योंकि थोड़ा समय लिया जाएगा इसमें 5-7 मिनट। 482 में भी थोड़ा समय लिया जाएगा, 483 भी पूछी गई है, 84 भी। तो इधर चार धाराओं में थोड़ा हम व्यापक करके बताएंगे, ताकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है वह गलत न हो। भाई एक सूचना, आपका कल से जो शाम को क्लास चलेगी, आपका जो एक एक माइनर है एक एक दिन में दोहराया जाएगा, यानी कि आपका मेन मेन पॉइंट आपका बताया जाएगा कल से। तो जो लोग भाई नहीं आते शाम को, अपना ऑनलाइन कम से कम एक एक घंटा आपका माइनर रिवीजन कर सकते हैं। बस आपका